सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स इन द लोअर कोर्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि लैंडफॉर्म्स रिवर के द्वारा कैसे अपर कोर्स में बनाए जाते हैं, कैसे मिडिल कोर्स में बनते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोअर कोर्स के बारे में। काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है, बट मेक श्योर यू वॉच इट बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत ही आराम सा बात है। पहले बात तो ये समझो कि लोअर कोर्स में होगा क्या। काफ़ी सारे साउंड्स आएंगे बिकॉज आई एम नॉट रिकॉर्डिंग इन द मॉर्निंग, आई एम रिकॉर्डिंग इन द नाइट एंड येस इट इज़ अ मेन रोड एज यू ऑलरेडी नो। बहुत सारा साउंड आता रहता है। इम्पॉर्टेंट ये है, आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि जैसे जैसे रिवर लोअर कोर्स को अप्रोच करता है उसके पास स्पीड ही नहीं होता। आपने देखा था लॉन्ग प्रोफाइल में कि रिवर का ढलान लोअर कोर्स में एकदम कम हो जाता है, जिसके कारण रिवर के पास कोई भी स्पीड नहीं है अब। और अगर स्पीड ही नहीं उसके पास तो हाउ विल द रिवर इरोड? रिवर कैनॉट इरोड। रिवर के पास अगर ढलान नहीं है, स्पीड नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो भी मिट्टी, जो भी सामान इकट्ठा करके लाया है उसको वो डिपॉजिट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए रिवर अपने लोअर कोर्स में सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ही बनाता है, ऐसे लैंडफॉर्म्स जो कि डिपॉजिट्स इकट्ठा कर करके बन गए हैं। आपको अगर मैम पूछती है और नहीं भी पूछती है तो क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इंट्रोडक्टरी फेज में क्या लिखोगे? In the lower course, the speed of the river is lowest because the slope of the land is very very little या फिर gentle sloping land है, जिसके कारण the maximum work of the river is deposition. It cannot erode, it can only deposit. Okay, so हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स लोअर कोर्स के अंदर बनते हैं। पहला है फ्लड प्लेन एंड नेचुरल लीवी। बहुत ही आसान है, नाम देके कभी घबराना नहीं है, बहुत आसान है। आप जानते हो कि रिवर जो है वो बह रहा होगा इस तरीके से। मान लो ये रिवर का चैनल है और रिवर इस पे बह रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर रेनी सीज़न की बात चल रही है और रेनी सीज़न में रिवर के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाए तो पानी ओवरफ्लो नहीं होगा क्या? अगर आप अपने ग्लास में जितना उसका कैपेसिटी है अगर उससे ज़्यादा पानी भरने लग जाते हो तो फिर ग्लास ओवरफ्लो होता है, हाँ या ना? उसी तरीके से अगर रिवर चैनल में जितना जगह है उससे ज़्यादा पानी आने लग जाए तो रिवर अपने साइड साइड किनारों में बहने लग जाएगा। इन किनारों में वो बाढ़ लेके आएगा। फ्लड शब्द समझ में आ रहा है? किनारों में बाढ़ लेके आएगा। लेकिन जब रेनी सीजन ख़त्म होगा, जब रिवर का पानी उतरेगा तो वापस जब पानी इसी चैनल में होके बहने लग जाएगा तो ये सारे एरियाज़ जहाँ पे किसी समय बाढ़ आ गए थे अब वहाँ बाढ़ नहीं होंगे, वहाँ पे पानी ही नहीं है। अब तो रोज़ रिवर जब आ रहा है तब वो अगल बगल के सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रहा है। तो इससे हुआ क्या, इन अगल बगल इन जगहों पर एक प्लेन सा एक एरिया बन गया, एक प्लेन लैंड बन गया। ये प्लेन लैंड क्यों बना? क्योंकि रिवर का पानी फ्लड हो गया था। काफ़ी बहुत अच्छी मिट्टी यहाँ पाई जाती है और इसी को हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। बात समझ में आया? तो फ्लड प्लेन होता क्या है? इन द रेनी सीजन व्हेन द वाटर कंटेंट इन द रिवर इंक्रीजेस, the water overflows and reaches the plain land. Due to continuous overflowing of water, sediments gets deposited there and creates a land, creates a plain. This plain is known as flood plain. समझ में आया? नेचुरल लीवी क्या है? अरे भैया, ये वाला मिटाओ। अगर मैं यहीं पे दिखाऊं तो इसको इधर दिखा रही हूँ, ठीक है? रिवर बह रहा है तो क्या रिवर अपने इन किनारों पर लगातार बहने के कारण सेडिमेंट्स जमा नहीं करेगा? रिवर बह रहा है, रिवर अपने किनारों पर मिट्टी जमा करेगा तो किनारों में थोड़ा सा एक उठापन, एक लेवल अप चीज़ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे हो क्या? लगातार रिवर जो है फ्लो कर रहा है तो वो अपने सेडिमेंट्स किनारों पर छोड़ते जाएगा, जिसके कारण किनारों में एक एम्बैंकमेंट, एक बोलते हैं ऊंचा लेवल का एक मिट्टी जमा हो जाएगा, एक एम्बैंकमेंट क्रिएट हो जाएगा। इस एम्बैंकमेंट को ही हम कहते हैं नेचुरल लीवी, नेचर के द्वारा क्रिएटेड लीवी, एक लेवल अप किया हुआ एक किनारा। मतलब कि आप ऐसा देखो, अगर रिवर ऐसे इस पे फ्लो होता है तो रिवर के इस किनारों में लगातार मिट्टी जमा होने के कारण किनारे थोड़े इस तरीके से उठ जाएगा और इसी को नेचुरल लीवी कहते हैं। समझ में आया? सो फ्लड प्लेन क्या होता है? यही किनारे जहाँ पे रिवर वाटर ओवरफ्लो होकर डिपोजिशन क्रिएट करने लग गए थे। और नेचुरल लीवी क्या होता है? किनारों पर क्रिएटेड ये एम्बैंकमेंट को ही नेचुरल लीवी कहते हैं। अब ज़रा ध्यान से हम लोग समझते हैं डेल्टा क्या होता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, देख लेते हैं उसको भी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टाज। देखो, पहले ये समझो डेल्टा है क्या। आप जानते हो इंग्लिश लेटर का ABCD?
अरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD होता है, ग्रीक अल्फ़ाबेट में क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा। डेल्टा भी ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक लेटर ही है। देखो, अगर आप ग्रीक अल्फ़ाबेट देखोगे, ग्रीक अल्फ़ाबेट का 4th लेटर अगर आप देखने जाओगे तो कुछ ऐसा ट्रायंगल दिखता है, और इसी ट्रायंगल को हम डेल्टा कहते हैं। इसी ट्रायंगल को हम डेल्टा कहते हैं। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 4th लेटर क्या है? D है भाई, कोई बात नहीं। ये रिवर का सोर्स होता है और ये रिवर का माउथ होता है, हाँ या ना? अरे सही बोल रही हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है, माउथ पे जाके जिस तरीके से एक स्ट्रीम में, एक चैनल में रिवर बह रहा था, क्या माउथ पे भी एक ही चैनल में बहता है? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे जैसे रिवर अपने माउथ के करीब आता है उसका ढलान एकदम सीधा होने लग जाता है। रिवर के पास बिल्कुल स्पीड नहीं होता, पानी बहुत शांत होता है, जिसके कारण रिवर जो भी घिस पिट के लाया है उसको और दूर लेके नहीं जा पाता। वो अपने चैनल्स में ही डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। ये अपने चैनल्स में ही डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। मान लो रिवर बह रहा था, ये चैनल है रिवर का, रिवर बह रहा था। रिवर के पास इतना स्पीड नहीं था, रिवर ने अपने चैनल्स में ही डिपॉजिशन करनी शुरू कर दी, जिसके कारण पानी को बटना पड़ा। अब रिवर सिर्फ एक चैनल में नहीं, 2 चैनल्स में फ्लो होने लग गया, क्योंकि यहाँ डिपॉजिशंस क्रिएट हो गए। फिर रिवर ने आगे डिपॉजिशंस क्रिएट कर दिए, जिसके कारण पानी को और बटना पड़ा। फिर आगे यहीं पर रिवर ने डिपॉजिशंस क्रिएट करना शुरू कर दिए और बटना पड़ा, यहाँ भी डिपॉजिशन, रिवर और बढ़ गया। इस तरीके से रिवर अपने ही रास्ते में डिपॉजिशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास स्पीड ही नहीं है। अरे स्पीड होता तो कहीं दूर जाके उगल देता सारा सामान, लेकिन स्पीड नहीं है, रास्ते में ही सारा उगलते उगलते उल्टियाँ करते करते जा रहा है और अपना रास्ता बर्बाद कर रहा है, जिसके कारण रिवर काफ़ी सारे स्ट्रीम्स में टूट जाता है। काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। उन टुकड़ों को ही तो आप डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हो। जब रिवर से काफ़ी धाराएं टूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडिपेंडेंट रिवर की तरह बहने लग जाती हैं छोटी छोटी नदियाँ, उसको आप डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हो, हाँ या ना? तो ये सारी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज है, मेन रिवर की सारी ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है, क्योंकि रिवर ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो होता क्या है, कुछ ऐसा ही डेल्टा फॉर्मेशन भी होता है। तो मान लो ये ऊपर वाला पूरा एरिया लैंड का है, ठीक है, ये पूरा एरिया, और यहाँ ओशन है, ओशन का पानी है, ठीक है। होगा क्या कि जब रिवर यहाँ से बह रहा था, उसने अपने रास्ते में काफ़ी सारे डिपॉजिशंस किए और अपने आप को छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज में तोड़ दिए, तो यहाँ सेडिमेंट जमा है। तो ये जो एक अनोखा टाइप का एक ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा हो, एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं है लेकिन एक छोटा सा ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। क्यों दीदी डेल्टा क्यों कह रहे हैं? अरे भैया ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का 4th लेटर डेल्टा की तरह नहीं दिख रहा क्या? मैंने क्या बताया था? ग्रीक अल्फ़ाबेट का 4th लेटर जो ट्रायंगल होता है उसका नाम डेल्टा होता है, और ये लैंडफॉर्म भी कुछ वैसा ही सिमिलैरिटी रखता है और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया डेल्टा। सो आपसे अगर पूछेगा कोई कि डेल्टा है क्या, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे डेल्टा के बारे में कि डेल्टा कुछ भी नहीं है भाई साहब, लोअर कोर्स में रिवर के पास स्पीड ही नहीं है, तो वो अपने रास्ते में ही डिपॉजिशन क्रिएट करने लग जाता है, जिसके कारण रिवर अपने आप को काफ़ी छोटे छोटे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और वो सारे छोटे छोटे चैनल्स फाइनली जाके ओशन में ड्रेन होते हैं। लेकिन इसके कारण एक अजीब टाइप का एक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है जो थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल जैसा नज़र आता है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया डेल्टा, क्योंकि ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का 4th लेटर डेल्टा की तरह नज़र आता है। समझ में आया आपको? आया? एग्जाम्पल दीजिए दीदी। अरे मेरी महान गंगा, हमारी सबकी माता गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, पढ़ेंगे, लेकिन फाइनली बे ऑफ बंगाल में आके वो ड्रेन करती है। आपको पता है उनका भी स्पीड घट जाता है, उनका भी स्पीड काफ़ी कम हो जाता है, और फाइनली वो ड्रेन कर जाती है, लेकिन ड्रेन करने के दौरान अपने माउथ के करीब ऐसा एक ट्रायंगल शेप का लैंडफॉर्म क्रिएट कर देती हैं। एक्चुअली कैसा शेप क्रिएट करती है बात करेंगे, लेकिन इसीलिए इसको बोलते हैं डेल्टा, क्योंकि ये ग्रीक अल्फ़ाबेट 4th लेटर जैसा दिखाई देता है, डेल्टा बोलते हैं इसको। समझ में आया? लेकिन डेल्टा फॉर्मेशन के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं? क्या यूं ही कहीं भी डेल्टा क्रिएट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या बातें ज़रूरी हैं? सबसे पहली बात, ध्यान से सुनना मेरी बात को,
रिवर के पास स्पीड मैटर करता है। स्पीड बोलो एंड स्लोप बोलो, क्या लिख रही हूँ, स्पीड क्यों लिख रही हूँ, स्पीड एंड स्लोप। मतलब दीदी आप चाहते हो कि ढलान सबसे कम हो जिसके कारण स्पीड सबसे कम हो, तभी डेल्टा फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि अगर ढलान ही तेज है या फिर स्पीड ही ज़्यादा है तो डेल्टा कैसे बनेगा, डिपोजिशन तो होगा ही नहीं। तो आप चाहते हो स्पीड और स्लोप दोनों सबसे कम हो। दूसरा बात, लोड। एक बात बताओ, आपको मैंने कहा कि शरीर पर 10 किलो का वजन लेके चलो, मतलब दौड़ो, 10 किलो का वजन दे दिया आपके शरीर पर और दौड़ो, आप दौड़ोगे। मैंने कहा आप 20 किलो ले लो वजन, अब दौड़ो। वजन ज़्यादा हो जाने के कारण आपका स्पीड घटेगा या नहीं घटेगा, कम होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा दीदी। अगर रिवर के पास, रिवर के पानी के अंदर बहुत लोड्स हैं, बहुत सेडिमेंट्स हैं, तो इतना भार रिवर कैरी नहीं कर पाता, रिवर का स्पीड कम हो जाता है। और हम चाहते ही हैं कि स्पीड कम हो जाए, तभी तो डेल्टा बन सकेगा। तो हम चाहते हैं कि स्पीड कम हो भाई, तब डेल्टा बनेगा। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नंबर सी, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा रिवर के पास पानी होगा उसका स्पीड उतना ही कम हो जाएगा। रिवर के पास कम पानी तो एकदम तेज रफ्तार के साथ बहेगा, लेकिन रिवर के पास ज़्यादा ही पानी है तो रिवर का जो है स्पीड वो घट जाएगा। तो अगर ये सारी बातें हों तब डेल्टा फॉर्मेशन हो सकता है। बात समझ में आया? हम जल्दी से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डेल्टा, फिर एस्टुअरीज करके आज का वीडियो कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ डेल्टाज में सबसे पहला है आर्कवेट डेल्टा। पहले मुझे बताओ, आपको आर्क का मतलब पता है? ARC। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पता है आर्क का मतलब? बता देती हूँ। मान लो एक सर्कल है, सर्कल का एक टुकड़ा जब आप काटते हो, ये वाला हिस्सा, जो आप कॉम्पास में, जब आप कॉम्पास से आप पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते थे तो मम्मी नहीं, आई मीन मैम नहीं बोलती थी कि ये जो है आर्क कट करो, इतना लेंथ का आर्क कट करो। तो आर्क का मतलब यही होता है, ये इस तरीके का है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दीदी। आर्कवेट डेल्टा क्या होता है, देखो समझो। कभी कभी रिवर जो है आता है और इस तरीके से डिपॉजिट करता है और इस तरीके से एक डेल्टा बनाता है जो कि ऐसा नज़र आता है कि मानो आर्क बन गया हो। ये देख पा रहे हो? आर्क शेप का एक डेल्टा जैसा बन जाता है। ऐसे डेल्टास को ही हम आर्कवेट डेल्टा कहते हैं। आर्क शेप का एक डेल्टा बन जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल नाइल रिवर के द्वारा भी क्रिएटेड जो डेल्टा होता है वो भी आर्क शेप का होता है, इसलिए उसको आर्कवेट डेल्टा बोलते हैं। गंगा जी, हमारी माता गंगा जो डेल्टा बनाती है वो भी आर्क शेप का होता है, उसको भी आर्कवेट डेल्टा कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट। फिर आता है बर्ड फुट डेल्टा। दीदी नाम से समझ में आ गया, चिड़िया के हाथ की तरह दिखता है ये, कुछ इस तरीके से। हालांकि मैं हाथ से बना रही हूँ तो मेरा ड्राइंग बहुत इम्परफेक्ट है, लगेगा सारा सेम ही आप बनाई जा रही हैं, लेकिन आप समझ रहे हो ना मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि चिड़िया का हाथ है, आप अपने बुक में देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो बर्ड के फुट की तरह नजर आए उसको बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है मिसिसिपी रिवर द्वारा क्रिएटेड डेल्टा। समझ में आया? बात करते हैं कस्पेड डेल्टा की। कस्पेड डेल्टा मतलब क्या? देखो, जब रिवर अपने सारे सेडिमेंट्स को, मान लो ये रिवर है, और सारे सेडिमेंट्स को सीधे सीधे रास्तों में जमा करे इस तरीके से, तो होगा क्या? एक दांत की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या? दांत की तरह। इसी स्ट्रक्चर को, इसी टाइप ऑफ डेल्टा को हम कहते हैं कस्पेड डेल्टा, जो थोड़ा थोड़ा तुथ की तरह, दांत की तरह नजर आती है। सो आर्क की तरह नजर आने वाली आर्कवेट डेल्टा, बर्ड के फुट की तरह नजर आने वाली बर्ड फुट डेल्टा, और कस्पेड डेल्टा यानी कि आप समझ रहे हो कि जो टूथ की तरह नजर आती है, दांत की तरह नजर आती है, और उसका एग्जाम्पल है रिवर एब्रो के द्वारा क्रिएटेड जो डेल्टा है। ठीक है, समझ में आया?